हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है। पार्ट 2 है ये हमारा, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा। हमने पार्ट 1 की वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस पर जाइए और वो फर्स्ट पार्ट देखिए और फिर ये सेकंड पार्ट देखिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, अब इसमें ये हम यहाँ से पढ़ेंगे। इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये पूरे इसी में से मैंने लिए हैं, तो अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। इसे नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, जो वहाँ के नागरिक थे, वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, वहाँ के जो नागरिक थे, ठीक है। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, जो सोवियत प्रणाली थी वहाँ पर जो लोग थे, वो जो काम करते थे, मतलब उनका डेली का ये रहता था कि हाँ हमने काम कर लिया और काम करने के बाद तुमने पैसे इतने मिल जाते, जो भी जैसे खेत में काम करते लेबर होते थे पहले, अब तो लेबर अब तो वैसे खेत में काम करते थे और उन्हें उनकी मतलब मजदूरी मिल जाती थी और फिर वो अपने पैसे लेके अपना खाते थे, अपना रहते थे, मतलब अपना विकास नहीं कर पाते थे, बस वो खाते थे और रहते थे उस कंट्री के अंदर बस। कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक पर अंकुश, कम्युनिस्ट यहाँ पे एक ही पार्टी शुरू और उसी पार्टी का और कोई पार्टी नहीं, तो इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक का कम्युनिस्ट पार्टी का कोई पार्टी संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, प्रौद्योगिक और बुनियादी पश्चिम प्रौद्योगिक और बुनियादी ढांचे पश्चिम के मुकाबले पीछे रह गए। ये जो देश थे, मतलब कुछ चीज़ों में जो सोवियत संघ था वो पीछे थोड़ा सा रह गया, तो प्रौद्योगिक और बुनियादी ढांचे रूस की प्रमुखता, जो रूस का वर्चस्व था वो बहुत ज़्यादा था। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना, जो मिखाइल गोर्बाचेव उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव उन्होंने कुछ सुधार किए लोगों को लेकर, जनता को लेकर, राजनीतिक लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में नीति अपनाई। तो ये नीति जो उन्होंने अपनाई ना, लोगों को लेकर, लोगों को सबकी बातें लेकर उन्होंने जो ये नीति अपनाई ना, वहाँ के जो राजनीतिक दल थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया, खाली गोर्बाचेव ने लोगों को लेकर ही उनका डेवलपमेंट और उनका विकास देख किया देश का भी, लेकिन जो वहाँ के राजनीतिक थे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। अर्थव्यवस्था राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा होना, जो राष्ट्रवादी भावना मतलब राष्ट्रवादी देश के प्रति भावना उत्पन्न होना, उसको देखकर और संप्रभुता की इच्छा उभरा। संप्रभुता स्वयं, संप्रभुता मतलब खुद का मालिक होना, इसमें यह है, ठीक है। सोवियत प्रणाली का शर्तावादी, पार्टी का जनता के प्रति जवाब देना होना, वहाँ की जो पार्टी थी, जनता उनसे क्वेश्चन करती थी तो पार्टी कभी जवाब ही नहीं देती थी, क्योंकि वहाँ की जो पार्टी थी ना वो जनता के प्रति जवाब दे, मतलब वहाँ की जो पार्टी थी ना वो जनता को जवाब ही नहीं देती थी, वो कोई क्वेश्चन भी पूछते थे ना, तो इसीलिए यहाँ कहा गया है पार्टी जनता के प्रति जवाब देना होना, ये इसमें कहा गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। विघटन की बड़ी नीतियाँ, तो इसमें यह है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, ठीक है। इसमें परिनीतियाँ लिखी हुई है, परिणाम होगा इसका मतलब। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया है, इसमें मेन पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया है, जो शीत युद्ध था ना और जो बर्लिन की दीवार थी वो समाप्त हो चुका है, हट चुका है ना, लोगों ने उसे दीवार को तोड़ दिया था ना, ठीक है। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व का उदय, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का मतलब एक ध्रुवीय विश्व हो गया और एक ध्रुवीय विश्व हो गया और अमेरिका का वर्चस्व का उदय हुआ। उसमें हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, हथियारों की होड़ हो रही थी, मतलब अमेरिका अगर सोवियत संघ 4 बना रहा है तो अमेरिका उससे 3 गुना ज़्यादा बना रहा है, मतलब एक दूसरे में कंपटीशन चल रहा था उस टाइम पे, हमने पार्ट 1 में बता रखा है, एक दूसरे में कंपटीशन चल रहा था उस टाइम तक। लेकिन यहाँ जब इसका विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके परिणाम निकले कि हथियारों की होड़ की समाप्ति, हथियारों की जो होड़ थी वो ख़त्म कर दी गई, समाप्ति।
सोवियत खेमे का अंत हुआ, जो सोवियत का जो खेमा था उसका अंत हुआ, 15 नए देशों का उदय हो गया। अब उसमें नए 15 15 नए देशों का उदय हो गया, नए 15 देश वहाँ पे उभर के आए। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। जो रूस था ना, अब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन चुका है वो। पहले ऐसा, लेकिन पहले जो था ना वो सोवियत संघ था, लेकिन अब जो विश्व राजनीतिक में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। विश्व जो था ना राजनीतिक में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गया। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हो गया इन दोनों में। अब हम कहाँ गया, आगे पढ़ते हैं। शॉक, अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स थे मैंने इसके बता दिए हैं, अब इसमें पढ़ते हैं। शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, मतलब शॉक थेरेपी है क्या, इसमें ये बताना है हमें, ठीक है। अगर देख, इसमें से भी मैंने मेन पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, इसमें से भी मेन पॉइंट्स के मैं आपको बताती हूँ। शॉक थेरेपी शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद, अब इसमें हम पूरा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी का हमें 1 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आएगा शॉक थेरेपी क्या है, या शॉक थेरेपी का मतलब अर्थ बताओ, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। शॉक थेरेपी का 1 नंबर में आएगा तो ऐसे होगा कि क्या है, तो इसका मतलब होगा आघात पहुंचाकर उपचार करना, बस 1 नंबर में। और अगर शॉक थेरेपी क्या है उसके बारे में बताइए, तो ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा जो मैंने बोला है अभी, साम्यवाद के पतन, और इसका पूरा मतलब हमें फिर लिखना पड़ेगा शॉक थेरेपी कहते हैं, बस इतना। अगर 2-3 नंबर में आया तो हम पूरा लिखेंगे, अगर 1 नंबर में आया तो सिर्फ इतना लिखेंगे, आघात पहुंचाकर उपचार करना, बस। शॉक थेरेपी परिणाम, ठीक है। अब हम परिणाम पढ़ेंगे इसके शॉक थेरेपी के। 1919 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को भोग के इस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था, ठीक है, जिसका उसने वादा किया था। हम अब इसमें कुछ, इसमें भी मेन पॉइंट्स है। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे, एक समान नहीं रहे। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, रूसी मुद्रा, रूसी के जो मतलब पैसे थे उसमें थोड़ी गिरावट आई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई वहाँ पे। मध्य वर्ग को समाज की परिधि में आधा, उसका परिधि मतलब आधा धकेल दिया गया उसमें। 90% उद्योगों को निजी कर दिया गया, निजी हाथों और या कंपनियों को दामों में औने पौने दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। 90% उद्योगों को, जो बड़े बड़े उद्योग थे उन्हें, मतलब जो बड़ी बड़ी मतलब कंपनियां थी उन्हें औने पौने दामों में बेचा गया। जैसे मतलब मैं एग्जांपल देके बताऊं इसका मतलब, जैसे कोई सेल लग रही है, अब कोई बहुत बड़ी मॉल है, अब उसमें कोई सेल लगी, मतलब बहुत बड़ी मॉल है, अगर उसे मतलब वहाँ का जो मतलब मॉल का जो भी मतलब हेड है या मालिक है, वो ये बोलता है कि मतलब ये मॉल, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो अगर उस मॉल का मतलब आदमी को ये बोलता है कि ये मुझे मॉल मतलब कल ही चाहिए खाली, मतलब ये आपका जो सामान है ये मतलब यहाँ नहीं लगा रहना चाहिए, मतलब कल मुझे खाली चाहिए, तो जो उनके सामान है, उनके जो भी है, मतलब जो भी कपड़ों के सेल है, कुछ भी है, मतलब जो भी मतलब उनका सामान होगा ना, वो जल्दी जल्दी बेचने की कोशिश करेंगे ना, कि मतलब मेरा सामान इधर उधर मतलब ना जाए, वेस्ट ना हो, और मैं उसको बेच दूँ, कुछ तो पैसे आएंगे। तो उसे औनो पौनो दाम मतलब कि सेल लगा देंगे कि हाँ इतने की सेल है और फटाफट लेके आते चले जाओ। तो सेल लगती तो कभी तो जाते होगे ना लेने के लिए सामान। तो ऐसे वहाँ पर ये हुआ कि लोगों को जो 90% जो उद्योग थे, बड़े बड़े जो उद्योग थे ना, निजी हाथों और कंपनियों में दामों पर औनो पौनो दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, गैराज सेल किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर ही यही होगा जो मैंने अभी बोला है। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों या औने पौने दामों में बेचा गया, ठीक है, इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर 2 नंबर में, हाँ 2-1 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। आर्थिक विषमता बढ़ी, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्थाओं को क्रम से नष्ट कर दिया गया, खाद्यान्न संकट हो गया, माफिया वर्ग का उदय,
लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण न होने के कारण कमज़ोर संसद और राष्ट्रपति को आर्थिक शक्तियाँ, जिससे सरतावादी राष्ट्रपति शासन करना। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स से हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी है। रूस के 2 गणराज्य चेचन्य और दागासिक। कौन से 2 गणराज्य थे? चेचन्य और दागासिक। हिंसक होते ये, अलगाववादी आंदोलन चले। इसका नाम क्या है? चेकोस्लोवाकिया। नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन ये पेपर में आ सकता है। 2 भागों चेक तथा स्लोवाकिया में बटा गया। 2 भागों में ये बटा गया, ठीक है। बाल्कन क्षेत्र। बल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया 1919 में गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जगोविन, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनी ने मार्च 1919 में अपने आप को स्वतंत्रता घोषित किया। ये नाम याद रखने, ये नाम पेपर में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके मैं आपको ना नोट्स भी भेजूंगी, मतलब नोट्स समझाऊंगी मैं इसके कैसे है, इसके नोट्स इस चैप्टर के। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, इसके मैं नोट्स भी आपको बना के अच्छे से बिल्कुल भेजूंगी, ठीक है। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। 2004 में नाटो में शामिल हो गए थे। मध्य एशिया के देश ताजिकिस्तान में 10 वर्ष तक यानी 2001 तक युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मीनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है और आपसी विवाद के कारण युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है। मतलब किसी के पास पेट्रोल, खनिज तेल, ये सब ज़्यादा, जिस कंट्रीज़ में भी ये चीज़ ज़्यादा, मतलब किसी के पास अगर होती है तो वो उस पर कंट्रोल करना चाहता है, ताकि वो मतलब जो भी उसके पास है वो मेरे पास आ जाए। मतलब वो मेरी, अगर मैं उस पर कंट्रोल करता हूँ तो जो भी मतलब उत्पाद होगा वो मतलब वो मेरे पास आ जाएगा और फिर मैं उससे अपनी कंट्री को और डेवलपमेंट कर पाऊँगा। वो ये सोचते हैं, ठीक है। शॉक थेरेपी के परिणाम हमने पढ़ लिए। यही सारे जो पॉइंट्स मैंने बताया वो इसी में है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जो संघर्ष और तनाव वाला है ना, ये पॉइंट्स ना, मतलब इसमें भी कुछ पॉइंट्स ना कट के आए हैं। मैंने पूरा वो देखा था, सिलेबस चेक किया था, तो इसलिए ये पॉइंट्स ना, इसमें कुछ पॉइंट्स कट के आए हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। पूर्व और साम्यवादी देश और भारत, ये रहा, ठीक है। पूर्व साम्यवादी देशों के भारत के संबंध अच्छे हैं, मतलब इन दोनों के जो संबंध थे ना वो अच्छे थे। रूस के साथ विशेष रूप से प्रागण है। दोनों का समान बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वर्ताव द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ये जो देश थे, जो 2 देश थे, पूर्व साम्यवादी देश और भारत, जो पूर्व साम्यवादी की तरफ थे ना, और भारत, ये मतलब लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। लोकतंत्र में सबकी मंजूरी, मतलब पूरे जनता, तब उसमें जनता का शासन होता है। तो सबसे बेस्ट शासन अगर कोई पूछे ना आपसे कि किसका होता है, तो लोकतंत्र। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार तथा रक्षा के क्षेत्र में सहयोग भी है। रूस से तेल का आयात, हमारे भारत में रूस से तेल का आयात, और हमारे भारत से भी कुछ चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में जाती है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता रहता है। पैणानिक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद। काजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। ये 2 जो कंट्रीज़ है ना, ये मॉडर्न कंट्रीज़ है, मुसलमान की कंट्रीज़ है, इसमें ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश की गई है। मतलब ऊर्जा
आयात बढ़ाने की कोशिश की गई है इन कंट्रीज़ में। गोवा दिसंबर में 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। मतलब गोवा में एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन के दौरान जो हमारे रूस और भारत थे वो दोनों 17वें प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, ये हमारे अब की अपडेट्स है, पुतिन के बीच परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष का बढ़ावा देने के और लक्ष्यों को प्राप्ति पर बल दिया गया। मतलब ये सारे देश मिलकर कार्य कर रहे थे कि एक परमाणु ऊर्जा, हमारा देश तो वैसे भी इंडिया कंट्री देखा जाए तो परमाणु संपन्न देश है समेत। अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश जो थे वो सम्मेलन में शामिल हुए थे और ऐसा कौन सा एक देश था जो नया उससे जुड़ा था। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। अब इसमें 4 देश तो पहले से ही थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन, ये 4 देश थे। लेकिन जो एक देश जुड़ा था ना वो साउथ अफ्रीका था। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि वो कौन सा देश था जो एक जब सम्मेलन हुआ था 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, जब सम्मेलन हुआ था 2016 में गोवा दिसंबर 2016 में जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें, तो उस सम्मेलन में जो एक देश जुड़ा था वो कौन सा था। 4 तो पहले से ही थे लेकिन एक देश नया जुड़ा था उसके अंदर। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में।